हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट, लास्ट टर्म पे हमने गॉस के अनुप्रयोग में पहला टॉपिक बताया था कि अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है यानी गॉस के नियम का अगला अनुप्रयोग है। एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं, यानी गॉस के नियम के हेल्प से हम अपने अगला टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, अगला टॉपिक है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह हमें गॉस के एप्लीकेशन में सेकेंड एप्लीकेशन के तौर पे इसे पढ़ना है। स्टूडेंट, जो पहला हमने अनुप्रयोग बताया था, जो फार्मूला हमने फाइंड आउट किया था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे कि अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित अचालक चादर, कुछ इस तरीके से हम मानते हैं। ये मान लिया जाए अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर। अनंत विस्तार, देखिए इस एंड्स पे ऐसा किया गया है और नीचे वाले एंड्स पे भी ऐसा किया गया है। इसका मतलब ये इसका एक्सटेंशन नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है और ऊपर की भी तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी ये इनफाइनाइट एक्सटेंट का है, अनंत विस्तार का, इसका विस्तार होता जा रहा है। अब क्या किया, मान लिया जाए कि इस पर प्लस की आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस पृष्ठ पर यानी इस अनंत लंबाई की समतल आवेशित अचालक चादर पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से हमने वितरित कर दिया। ये प्लस क्यू आवेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस सरफेस, एक समान रूप से हम इसको वितरित करा दे रहे हैं, है ना। देखिए, हमने प्लस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या माना, हमने अभी तक ये कंसिडर किया है कि एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है और इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी इस सरफेस के लिए जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है उसको हम सिग्मा कंसीडर करेंगे। और आप जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना। अगर ये ए एरिया पे अगर क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्या होगा, उस सरफेस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो देखिए स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या माना, अभी तक हमने ये माना कि माना एक समतल आवेशित अचालक चादर जो कि अनंत विस्तार की है और इस पे प्लस की आवेश क्या एक समान रूप से वितरित है। अब इस समतल आवेशित अचालक चादर के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। मान लिया जाए इस चादर के निकट चादर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। यहाँ पे मान लिया जाए एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, इस आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है ना, इस पॉइंट पी पर। अब क्या किया जाए स्टूडेंट, अब देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे ये चादर इस तरीके से कुछ है, देखिए इसको ये सीट है ना, ऐसे रख दिया गया। अगर ये पॉइंट पी चादर के इस तरफ है तो पी के ही समान चादर के दूसरी तरफ भी तो एक पॉइंट मिलेगा जो बिल्कुल पी के ही तरह इस सीट से, इस चादर से उतने ही डिस्टेंस पे पॉइंट जितने पे पी है, ठीक इसी के सिमिलर क्या होगा, इधर भी तो एक पॉइंट पी माना जा सकता है। तो वही पी की जगह हम इसको पी डैश मान लेंगे, इस तरीके के, है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना। देखिए अब क्या है, यहाँ पे हमने स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी को कंसीडर किया है। सममिति के आधार पर यानी बाई सिमेट्री, जैसे इस तरीके का इस तरफ पॉइंट पी है, ठीक इसी तरीके का पॉइंट पी डैश क्या है, जो बिंदु पी के ही समान होगा और चादर से आर दूरी पर ही होगा, तो हम अनदर पॉइंट पी डैश मानते हैं चादर की दूसरी तरफ। ठीक, अब क्या करते हैं,
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस बिंदु P व P डैश से गुजरने वाला हम क्या करेंगे, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। स्टूडेंट, हमें गॉस का नियम अप्लाई करने के लिए गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। विदाउट गॉसियन सरफेस वी कैन नॉट यूज गॉस थ्योरम। तो क्या होगा, पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए बिंदु P व P डैश से गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। खींचा जाए, देखिए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हम क्या करते हैं, चादर के आर पार हमने खींच लिया। जो बिंदु P व P डैश से पास कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस चादर पर क्या कर रहा है, ए एरिया का क्रॉस सेक्शन ऐसे कट कर रहा है। यानी इस चादर पर क्या कर रहा है, ए एरिया को ऐसे कट कर रहा है। तो ये एरिया ए अगर कट कर रहा है तो ये भी एरिया ए हो जाएगा, ये भी एरिया ए हो जाएगा, है ना। ये एरिया अगर चादर को कट करता है तो ये भी एरिया ए होगा और ये वाला भी एरिया ए होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए यही बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, इसको आप एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ कंसीडर कर सकते हैं। देखो इसका समतल पृष्ठ यहाँ है और इसका समतल पृष्ठ यहाँ है। इस वाले समतल पृष्ठ पर कोई क्षेत्रफल वेक्टर लेंगे, क्या होगा, उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, है ना, इधर होगा। और इस वाले पृष्ठ पर अगर कोई क्षेत्रफल वेक्टर लेते हैं तो उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा ना। लेकिन इस कर्व्ड वाले सरफेस पे, ये सर्कुलर सरफेस, यहाँ जो राउंडिंग वाला सरफेस है, इस वाले पृष्ठ पर अगर कोई आप क्या क्षेत्रफल अवयव लेते हैं तो उस क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन क्या होगा, इस पृष्ठ के लंबवत, है ना, यानी लंबवत होगा। ठीक, यानी सर्कुलर वाले पार्ट पर लंबवत डायरेक्शन में। ठीक, यानी इस पर क्या होगा, कोई भी क्षेत्रफल वेक्टर डी है तो उसका डायरेक्शन इधर होगा। इस वाले पृष्ठ पर भी क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, है ना। अब देखो ये जो अचालक शीट है, यानी समतल आवेशित अचालक चादर है, क्या है, धन आवेशित है ना। तो क्या होगा, पॉइंट P पर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, धन आवेश से दूर की तरफ, क्या, धन आवेश से दूर की तरफ, है ना। यानी क्या होगा, इस पृष्ठ पर दूर, इससे दूर जाएगा ना, ये वेक्टर E का डायरेक्शन हो गया। इसी तरीके से इस वाले समतल पृष्ठ पर अगर बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, इस दिशा में दूर की तरफ होगा, चादर से दूर की तरफ होगा। ठीक, अब इस सर्कुलर पोजीशन पे, ये वक्र पृष्ठ वाले पे देखेंगे तो कहीं अगर कोई क्षेत्रफल अवयव लेते हैं तो उसका डायरेक्शन DA इधर मिलेगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होगा, दूर की ही तरफ, यानी इस डायरेक्शन में। यहाँ देखो 90 डिग्री मिला, लंबवत मिला ना। और यहाँ पे क्या होगा, वक्र समतल पृष्ठ क्या होगा, E और DA दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक, तो जो थ्योरी पोर्शन है वो आप लिख सकते हो। हम क्या करेंगे, इतना जो भी डिस्क्राइब किया उसमें हमने क्या माना, मान लिया गया कि माना एक समतल आवेशित अचालक चादर किसके, अनंत विस्तार की, मान लिया माना एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर जिस पर प्लस की आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है और इसके पृष्ठ पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है। ठीक, इस चादर के निकट, चादर से स्मॉलर दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर कि हमें इस समतल आवेशित अचालक चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब क्या होगा, बाई सिमेट्री यानी सममिति के आधार पर बिंदु P के समान ही चादर के दूसरी तरफ एक अन्य बिंदु P डैश स्थित होगा जो बिल्कुल P के समान होगा। ठीक, अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए बिंदु P व P डैश से गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हम खींचेंगे जो क्या करता है, चादर पर एक क्षेत्रफल काटता है। अब क्या होगा, अब देखिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं, चूंकि चादर समतल आवेशित है और धन आवेशित है, इसलिए
बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या वह क्षेत्रफल सदिश डीए का डायरेक्शन क्या होगा, चादर के तल के अभिलंबवत बाहर की तरफ दूर की दिशा में होगा। ठीक, और इसी तरह इस वाले पृष्ठ पर भी होगा, परंतु क्या होगा, जो वक्र पृष्ठ है उस पर क्या होगा, धनावेशित होने के कारण यहाँ पे कोई क्षेत्रफल लेंगे तो ई का डायरेक्शन दूर की तरफ, जबकि क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन क्या होगा, कोई भी क्षेत्रफल लोगे तो लंबवत दिशा में बाहर की तरफ जाएगा ना। यानी वक्र पृष्ठ पर ई और डीए परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। ठीक, लेकिन समतल पृष्ठों पर क्या होंगे, ये परस्पर समांतर होंगे। तो स्टूडेंट हम 1 बाय 1 पहले समतल पृष्ठों की चर्चा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ पर, है ना। तो क्या होगा, हम जो है थ्योरी वाला पोर्शन समझा दिए, अब कैलकुलेशन वाला पोर्शन देखा जाए। अब क्या होगा, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के क्या होगा, समतल पृष्ठों पर क्या है, वेक्टर ई व वेक्टर डीए की दिशा समान है ना। अतः क्या होगा, अतः गॉसियन पृष्ठ के, है ना, अतः यानी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ को बोल सकते हैं। अतः गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं हम लोग, वैद्युत फ्लक्स, है ना स्टूडेंट। देखिए क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दे रहा हूँ। फिगर ये हो गया, यहाँ पे पॉइंट पी डैश था, यह इस दिशा में डीए था और इसी दिशा में ई भी था, है ना, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये था। ठीक, अब क्या होगा, एक समतल पृष्ठ ये है और दूसरा समतल पृष्ठ ये है, तो यहाँ से इनसे गुजरने वाले फ्लक्स को हम फाइबर मानते हैं। और क्या होगा, इंटीग्रल अलोंग ए, यानी इस समतल पृष्ठ का जो एरिया है उस एरिया के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रल अलोंग ए यानी समाकलन क्या होगा, इसको हम समझा चुके हैं। क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल इसको बोलते हैं, पृष्ठ समाकल। ए एरिया का पृष्ठ है तो ए एरिया के पृष्ठ के अलोंग हम क्या करेंगे, समाकलन कर रहे हैं। क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये हो जाएगा प्लस। अब इस वाले समतल पृष्ठ को देख लो, दोनों को देख लो, इंटीग्रल अलोंग ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए हो जाएगा ना। देखो इस वाले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ लिख दिया, इस वाले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल अलोंग ए ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रल अलोंग ए ई डी ए कॉस 0 डिग्री। क्यों, बिकॉज सेंस के लिख सकते हैं, वेक्टर ई इज पैरेलल टू वेक्टर डी ए, है ना। ये इंप्लाई करेगा क्या, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। ये नहीं लिखते हैं, बस यही लिख देते हैं तो भी आपका क्लियर है ना। सिंस वेक्टर ई पैरेलल टू वेक्टर डी ए, देयरफॉर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अब इंटीग्रल अलोंग ई डी ए का 0 का वैल्यू सब लोग जानते हैं 1 होता है, ठीक है ना, का 0 की वैल्यू 1 होती है। इंटीग्रल अलोंग ई डी ए का 0 का वैल्यू यहाँ पे भी 1 लिख दो, सिंस का 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। अभी को हम बाहर लेते हैं तो ई बाहर हो गया, इंटीग्रल अलोंग डी ए प्लस क्या होगा, यहाँ पे भी ई बाहर ले लो, क्या होगा, इंटीग्रल अलोंग डी ए हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस वाले टर्म की वैल्यू ए के बराबर होगा, इंटू ए प्लस इंटू ए हो जाएगा। क्या लिख दे रहे हैं, सिंस इंटीग्रल अलोंग ए डी ए का वैल्यू ए होगा। ठीक, ये होगा पाई 1 का वैल्यू यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखेगा स्टूडेंट, दिख रहा है यहाँ पे, है ना।
एक मिनट मैं देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं, है ना, ठीक दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू ऐड हो जाएगा 2EA हो जाएगा फाई 1 की वैल्यू। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या मिला, समतल पृष्ठों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान। ठीक, अब ये हेडिंग मैं इरेज थोड़ा कर दे रहा हूं यहां से। ये देखिए अब यहाँ पे रीजन देंगे किसके, अब वक्र पृष्ठ वाला बाकी रह गया। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वक्र पृष्ठ पर वेक्टर E इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर DA। अतः क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया जाए। वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाई 2 मान लेते हैं, इंटीग्रल अलोंग ए वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, है ना। इसका कैलकुलेशन हम नीचे करते हैं। देखिए ये फाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल अलोंग ए E DA cos 90 डिग्री। कैसे, सिंस वेक्टर E इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर DA। ये कैसे ब्रेक हो रहा है आप जानते हो, A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा होता है, उसी से मैंने इसको ब्रेक किया। ठीक, cos 90 की वैल्यू सभी लोग पढ़े होंगे, EDA cos 90 की वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट बताइए, 0 होता है ना। हाँ 0 लिख देते हैं, सिंस cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 हो गया ना। तो अब ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल वैल्यू 0 मैं लिख रहा हूं यहाँ से, ये हो गया फाई 2 की वैल्यू 0। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज इक्वेशन 2। ठीक, अब हम क्या किए हैं, देखो इस वक्र पृष्ठ वाले बेलनाकार गॉसियन यानी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के ये वक्र वाले पृष्ठ से गुजरने वाला और समतल पृष्ठों से भी गुजरने वाला फ्लक्स निकालिए। अब इस बेलनाकार गॉसियन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हम निकालें, है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे ना, तो स्पेस ना होने की वजह से मैं इधर का थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। ठीक, ये हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, हमारे पास फाई 1 फाई 2 मिल गया ना। अब क्या करेंगे देखिए स्टूडेंट, अब आगे हम बोलते हैं अतः क्या होगा, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाई E इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 हो जाएगा ना। फाई 1 का वैल्यू 2EA आया है ना, रख दो 2EA। फाई 2 का वैल्यू देखो क्या आया है, 0 आया है ना, रखो यहाँ पे 0 हो गया, ये आ गया 2EA। फाई 2 इज इक्वल टू फाई E इज इक्वल टू 2EA। दिस कैन बी इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 मान लिए। अब यहाँ तक हमने क्या, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ से यानी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमने ये निकाला। लेकिन गॉस के प्रमेय से आप क्या जानते हो स्टूडेंट, परंतु गॉस के प्रमेय से वी नो दैट बाय गॉस थ्योरम क्या, फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस का प्रमेय यही होता ना कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है यदि Q ऑलवेज क्लोज है। ठीक, तो गॉस का थ्योरम हम यहाँ अप्लाई करेंगे, है ना। यही चीज है एप्लीकेशन। जब हम पढ़ते हैं तो जो भी डेरिवेशन हम पढ़ते हैं, जिसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिस थ्योरम का एप्लीकेशन, उस थ्योरम को अप्लाई करके यूज करके ही हम रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक,
तो हमारे पास ये वैल्यू आया, लेकिन गॉस का थ्योरम कहता नहीं ये होता है। तो दोनों चीजें अपने अपने जगह पे सही हैं, हम भी अपने जगह पे सही हैं और गॉस भी अपने जगह पे सही है। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो वी कैन से राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, क्या होगा, समीकरण 3, सॉरी ये इक्वेशन 4 हो जाएगा, सॉरी इक्वेशन 4 होगा, समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ये 2 और ए इधर लाओ 2A एप्सिलॉन नॉट। इस A को Q के साथ अगर हम लिखें क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A ऐसे करके और 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट, अप्रोक्सीमेटली हम लोग पहुंच गए अपने जगह पे जहां हमको जाना है। ठीक, ये लास्ट यहाँ तक आ गए हम, परंतु क्या होता है, Q अपॉन A इज इक्वल टू सिग्मा, आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व ये हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए E इज इक्वल टू यहाँ पे सिग्मा रखो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए की जगह हमने क्या रखा, सिग्मा रखा। ये 6 नहीं होता स्टूडेंट, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, है ना। तो क्या आ गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू इनफाइनाइट एक्सटेंट नॉन कंडक्टिंग शीट, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट उससे स्मॉलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक, ये आपका रिजल्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये रिजल्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, अब क्या है देखो, इसमें R डिस्टेंस नहीं आया है, यहाँ R लिया हो ना, इसमें डिस्टेंस R नहीं है, यानी E क्या है, R पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका तात्पर्य क्या होगा, इसका तात्पर्य यह है कि इस चादर के निकट हर एक पॉइंट पे यानी सभी पॉइंटों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा। क्यों, क्योंकि ये E R पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब अगर ये एक समान रूप से समतल आवेशित अचालक चादर है तो इसके समीप में सभी पॉइंट पर जो होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसका परिमाण होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना स्टूडेंट। तो यह टॉपिक कंप्लीट होता है। अब